कभी भी फ़ोन पे पैसा ट्रांसफ़र ना करें, ज़्यादातर फ्रॉड के हम शिकार बनते हैं। कभी भी व्हाट्सएप पे कोई फाइल आए, एपीके फाइल कभी डाउनलोड ना करें, क्योंकि एपीके फाइल सिस्टम फाइल्स होते हैं, वो आपके पूरे मोबाइल पे जो है कब्जा कर लेते हैं। वो आपके एसएमएस पढ़ पाएंगे, वो आपके वो बैंक के वो पासवर्ड चेंज कर देंगे, वन टाइम पासवर्ड पढ़ पाएंगे और काफ़ी पूरा अकाउंट आपका खाली कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि आपका योनो अकाउंट को हैक करके उससे लोन भी ले लेते हैं। यदि आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आप 6 लाख 8 लाख तक का लोन ले लेते हैं और फिर आगे काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। मैं देख रहा हूँ लोग जो है डार्क नेट से, डार्क वेब से हथियार मंगवा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके ड्रग्स मंगवा रहे हैं। कंट्री में अभी सबसे ज़्यादा यूथ है दुनिया भर में, लेकिन यदि इसको हम यूथ यदि अपने फ्यूचर को बिगाड़ देगा इन ड्रग्स के चक्कर में। आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं ड्रग्स एक बहुत बड़ा, और ड्रग्स के कारण आप देखिए लोगों का फैमिली लाइफ ख़राब हो रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, लोग जो है अपने जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पल्सिविटी बढ़ जा रही है। देखिए मेरा खुद भी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मेरे पैर में जो है रॉड लगा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी ना कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। और जितने लोगों की जानें कोरोना से नहीं गई, उतनी जानें हर साल रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। जान जा रही है एक तरफ, काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट में इतना नुकसान हो जाता है कि स्पाइन इंजरी हो गई, हाथ पैर पैरालिसिस हो गया, हेड इंजरी हो गई, बेड रिडन हो गए। तो निश्चित रूप से ये So welcome the most popular and sensation IPS officer of छत्तीसगढ़। सर थैंक यू। कैसे लग रहा है सर आपको आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपने इनवाइट किया, आपके चैनल के थ्रू लोगों तक अपनी बात रख पाएंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले मैं आपसे बेसिकली आपसे शुरुआत करने का सोचता हूँ। सर आपने IPS ही क्यों चूज़ किया ओवर IAS? IPS आप देख सकते हैं सबसे विजिबल आर्म है गवर्नमेंट का। आप देखेंगे जितनी मूवीज़ बनते हैं वो पुलिस अधिकारियों के ऊपर बनते हैं। पुलिस अधिकारी जनता के हर तबके को टच करता है। यदि सड़क पर घूमेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पुलिस से कभी ना कभी काम ना पड़ा हो। आपको शासन के दूसरे अंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें कभी कभी आपको काम पड़ता है। लेकिन पुलिस ऐसा है जो डेली लेवल पे आपको काम पड़ता है, और कानून व्यवस्था ऐसी चीज़ है जिससे कि हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक अभिन्न अंग है। यदि किसी भी शहर को या राज्य को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए कानून व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब हम सिविल सर्विसेज देते हैं तो ज़्यादातर लोग को IAS के एग्ज़ाम पे जानते हैं। आप सारे कोचिंग के नाम देखेंगे, ये IAS वो IAS, तो क्योंकि लोगों को IAS ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, लेकिन हर सर्विस के अपने एक फ़ायदे हैं। और निश्चित रूप से अब नाम ही है सिविल सर्विसेज, मतलब जनता के लिए सर्विस है। यहाँ पे आप काम करके एक अभिन्न छाप आप छोड़ सकते हैं। जी सर बेसिकली आपने जैसे IPS चूज़ किया सर, मैक्सिमम लोग जो होते हैं मैं देखता हूँ 25-26 में भी शायद वो अटैम्प्ट्स के बारे में छोड़ देते हैं, लेकिन आप सर 29 में अपने एज में दे रहे हैं और फिर क्रैक भी हो रहा है आपसे। निश्चित रूप से जब मैंने लेट तैयारी शुरू की, मेरे पास एक ही अटैम्प्ट था, लेकिन जल्दी शुरू करते हैं सर्विस तो आप अडेप्ट अच्छा करते हैं, लंबी सर्विस रहती है आपकी। यदि आप लेकिन जब आप लेट सर्विस में आते हैं तो एक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। आपने सिविल लाइफ में भी काम किया होता है, आपने बाकी सारी नौकरियां की होती हैं, उसका एक एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लाते हैं। तो UPSC सबको मौका देती है, और आप जल्दी आ सकते हैं, आप लेट आ सकते हैं, रूरल एरिया से आ सकते हैं, अर्बन एरिया से आ सकते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से आ सकते हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग बाद में डिसीजन लेते हैं वो भी निश्चित रूप से आ सकते हैं, लेकिन आपको कम्पीट यंग लोगों के साथ करना है तो 5 साल का अंतर भी एक अंतर हो जाता है। आपको मेहनत करना पड़ता है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आप आते हैं। सही बात है सर, आपने उस एज में जो हार्मोनी दिखाई ऐसा तो आयरनी सबके लिए एक है, क्योंकि सर मैं भी जब सुना कि 29 के एज में आप UPSC के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ी बात ही सर हमारे लिए देखिए। निश्चित रूप से आदमी को कोई उम्र पढ़ाई के लिए नहीं होती। आपने देखा है काफ़ी लोग 50-60 की उम्र में पढ़ाई शुरू करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ज़िंदगी में आदमी को हर चीज़ जो आदमी सीखता है वो काम आता है। मैंने सिविल सर्विसेज में आने के पहले मैंने MBBS किया, एम्स दिल्ली से मैंने MD किया साइकेट्री में, तो वो वाली नॉलेज भी काम आती है। तो आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस का एक अलग फ़ायदा होता है। और जितने डाइवर्स लोग सिविल सर्विसेज से आते हैं उतनी सर्विसेज को भी डाइवर्सिटी मिलती है। जी सही बात है सर। तो आप
सेटिस्फाइड हैं आईपीएस को चूज करके? आप प्राउड फील करते हैं कि मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था उस समय? बिल्कुल, मुझे बहुत, मेरे पापा भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, शुरू से आर्मी एयरफोर्स नेवी के साथ मेरी पोस्टिंग रही। सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई, आर्मी स्कूल एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से जो एक आर्म्ड फोर्स का कल्चर है, वर्दी को मैंने शुरू से देखा है, वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, तो एक वर्दी पहनना ही अपने आप में एक गर्व की बात होती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेडल्स मुझे मिले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। निश्चित रूप से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की मेरी हमेशा कोशिश होती है, जहाँ भी मेरी पदस्थापना हो, जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में हो, अभी ट्रेनिंग एकेडमी में मैं पदस्थ हूँ, हम जहाँ भी रहें एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें, कुछ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से लोग, मेरा पर्सनल जो नंबर है 7898815399, वो हेल्पलाइन की तरह डेली कम से कम 30 से 40 कॉल आते हैं, काफ़ी सारे व्हाट्सएप आते हैं। काफ़ी लोग जो साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, कोई एक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे होते हैं, कोई डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे होते हैं, तो उनसे बात करते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ। वो काफ़ी हिम्मत उनके अंदर आती है और उसके बाद वो फ्रॉडस्टर से और जो ये धमकाने वाले लोग हैं उनसे वो लड़ पाते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप लोगों की मदद कर पाते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता। सर, आपने 2 वर्ड्स यूज़ की थी, एक साइबर फ्रॉड और एक डिजिटल अरेस्ट। तो सर आप उसके बारे में बताइए कि होता क्या है वो? देखिए, जैसे डिजिटल अरेस्ट है, हमें पास व्हाट्सएप पे, नॉर्मली व्हाट्सएप पे कॉल आता है, कोई वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं साइबर थाने से मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर वो फ़ोन करते हैं। वो बताते हैं कि या तो बताते हैं कि आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, उसके पास ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसके पास आर्म्स पकड़े गए हैं, वो अरेस्ट हो गया है, और यदि आपको उनको छुड़वाना है तो तुरंत आपको इतने जो है पैसे देने पड़ेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि यदि कोई भी, एक तो आप समझें इस चीज़ को कि कोई भी पुलिसकर्मी फ़ोन करेगा तो वो आपको लैंडलाइन से फ़ोन करेगा, कभी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो वीडियो कॉल कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आउट हो जाएगी। यदि कोई पुलिस वाला कहीं पैसे मांगता भी है तो वो छिप के मांगने की कोशिश करेगा, खुल के मांगने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है या फ़ोन कॉल, पहले देखिए कि नंबर कहीं विदेशी तो नहीं है। 91 जो इंडिया का नंबर होता है, 91 को छोड़ के +91 छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर हो, 98 हो, 104 हो, कोई भी दूसरा नंबर हो, मतलब विदेशी नंबर है। विदेशी नंबरों से कभी पुलिसकर्मी फ़ोन नहीं करते, पहली चीज़ तो ये है। उससे हमें विदेशी नंबरों से कभी पुलिस कॉल नहीं करेगी? कभी कोई भी पुलिसकर्मी विदेशी नंबरों से फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि देश की पुलिस आपको कॉल करेगी तो देश के नंबर से कॉल करेंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात है, कोई भी पुलिस आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगी, क्योंकि जब भी पुलिस का कॉल आता है, जब हम किसी को समन देते हैं, किसी को हम कुछ देते हैं, तो उसको हम अपने ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर से कॉल करते हैं या हम अपने ऑफिशियल मोबाइल नंबर से फ़ोन करते हैं। तो जब भी आपको व्हाट्सएप कॉल आए, आप समझ लें ये फ्रॉड का कॉल है। तीसरी बात, कभी भी पुलिसकर्मी आपको फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल करके पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो उसका वीडियो आ रहा है, उसका आवाज़ आ रही है तो फंस जाएगा। तो जब भी आपको कोई पैसे मांगे, आप तुरंत, पहली बात तो है कि आप अपने घर वालों को उस चीज़ की बताएं, क्योंकि जब भी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है वो आपको अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी को कॉल नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हिम्मत दिखा के आप उस फ़ोन को काटें, अपने लोगों से, अपने नज़दीक वाले लोगों से बातचीत करें, और आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप जाके नियरेस्ट थाना है वहाँ पर जाके इस बात को साइबर पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दें या 1930 पे इसकी शिकायत करें। देखा गया है कि वो कभी कभी जब वो फ्रॉड वाले जो हैं, वो जजेज का, जो आजकल AI से जो है फ़ोटो मैच करा के जजेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते हैं, वो भी फ्रॉड होता है। फिर सीनियर पुलिस अधिकारियों से आपकी बात कराते हैं वर्दी में, वो भी AI के थ्रू फ़ोटो जनरेट किया जाता है, AI के थ्रू वॉइस को ही मैच करने की कोशिश की जाती है। तो कभी भी होता क्या है, बोलना आसान है, जब आप भी कोई एक सामान्य नागरिक हैं और आपको किसी पुलिस का फ़ोन आए, यदि नकली पुलिस का ही फ़ोन आए, तो हम एक डर जाते हैं, डर के कारण एक पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक में हम पैनिक डिसीजन लेते हैं। तो ये किसी के लिए बहुत ही गंभीर बात है। मैं आप ही को फ़ोन आए और आपको कहा जाए कि आपके जो फादर हैं वो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके पास कैश पकड़ा गया, उनके पास ड्रग्स पकड़ा गया है और उनके खिलाफ
कार्रवाई हो जाएगी, उनको सालों की कैद हो सकती है, तो आप खुद भी डर जाएंगे। तो ये एक जो डर होता है, हम इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस डर के आगे हम जीत पाए। हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी पुलिसकर्मी कभी भी किसी सामान्य व्यक्ति को फ़ोन करके पैसे वसूलता नहीं है। आपने देखा होगा, आज हर व्यक्ति से हमारी पूछें कि उनके लाइफ में कितनी बार फ़ोन आया है और पैसे मांगे गए और रियल में पुलिस वालों को उन्होंने पैसा दिया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने फ़ोन पे किसी पुलिस वाले ने किसी भी व्यक्ति से वसूली की होगी। यदि किसी ने किसी से लिया भी होगा, ट्रैफिक पुलिस ने या कहीं ने सामने सामने लिया होगा, लेकिन फ़ोन पे बात करके आज तक किसी पुलिसकर्मी ने फ़ोन नहीं लिया है। तो डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। ये छोटे व्यक्ति से लेके बड़े व्यक्ति तक को इसको इम्पैक्ट करते हैं। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि लॉयर्स तक को भी डिजिटल अरेस्ट करके उनसे जो है, और लोगों को बाद में इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमें इस तरह से बेवकूफ़ बना दिया गया कि वो कंप्लेंट भी नहीं करते। मेरा लोगों से ये भी आग्रह है कि यदि आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं, जैसे आपको मालूम चलता है, सबसे पहले आप 1930 में शिकायत करें। ये भारत सरकार का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। सीधा आप साइबर पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखाएं और अपने बैंक में तुरंत उसकी सूचना दें। क्योंकि देखा गया है कि यदि जब जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है, यदि हम कुछ घंटों के अंदर हमारी शिकायत कर दें तो वो पैसे को रोका जा सकता है, विथहोल्ड किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, पहले 4 घंटा की। पहले 4 घंटे के अंदर आपने यदि शिकायत कर दी तो पैसा आपको वापस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि आपने देर कर दिया तो वो पैसा इतने मल्टीपल लेयरिंग में उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, वहाँ से तीसरे अकाउंट, और उसको बाद में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके या कुछ करके उसको बाहर भेज दिया जाता है। एक बार पैसा बाहर चला जाए, विदेश ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग सब लोग सजग रहें, जनता, हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे भरोसा रखें। कोई भी, मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, आज तक मेरी तो 10 साल की नौकरी हो गई, मैंने कभी नहीं सुना, कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया कि पुलिस वाले ने मेरे से फ़ोन करके मेरे से पैसा मांगा और मैंने दिया। क्योंकि कोई पुलिसकर्मी कितना भी भ्रष्ट हो, वो कभी भी वीडियो कॉल पे कॉल करके अपनी चेहरे, अपना आइडेंटिटी को आउट करके पैसे की मांग नहीं करेगा। तो ऐसी यदि कोई मांग होती है तो आप 100% मान लें कि ये आपको फंसाने की बात हो रही है। और जहाँ तक ड्रग्स पकड़ाने की, मर्डर चार्जेज में यदि कोई पकड़ा जाता है तो पैसा देके वो बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी गंभीर धाराएं होती हैं कि वो पकड़ा जाएगा तो एक पुलिसकर्मी के बस का नहीं है किसी को छुड़वा ले। तो और आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट के जो शिकार हुए हैं, ये सामाजिक लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनके घर वाले ऐसी तरह की घटनाएं क्यों करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, डेटा को भी यूज़ करते हैं। इसको मालूम है कि आपका बेटा फ्लाइट में गया है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो वो 12 बजे आपको कॉल करेंगे। उनको मालूम है कि आपने बेटे को फ़ोन भी लगाओगे तो वो फ्लाइट मोड में, फ्लाइट में होगा तो कॉल उठा नहीं पाएगा, तो आप और ज़्यादा पैनिक हो जाओगे। तो आज के दिन में डेटा जो है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स भी बहुत तेज हो गए हैं। ये आपके बारे में डीप रिसर्च करते हैं, आपके बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, आपके जो है गूगल से डेटा, काफ़ी सारे जो आपके ऐप्स डाउनलोड रहते हैं वहाँ से डेटा लेते हैं, और आपको इतनी पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको भरोसा हो ही जाएगा कि ये सही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड गुम हुआ और आपने आधार को अपडेट करने के लिए आपने वेबसाइट पे सर्च किया कि आप लॉस्ट आधार, न्यू आधार, तो वो कहीं से उनको डेटा मिलेगा कि इनका आधार गुम है, फिर आपको फ़ोन लगाएंगे कि आपका आधार मिसयूज हुआ है, आपके आधार से बैंक अकाउंट खुला है, वहाँ पे इतने करोड़ रुपए जमा हुए हैं, कैश डिपॉजिट हुए। तो आप डर जाओगे, मैं तो आधार से गुम हुआ था, उसी आधार का मिसयूज हो गया होगा। तो कभी भी आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप डरे नहीं, साइबर अरेस्ट का सामना करें। और लोगों में जो अवेयरनेस फैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात में उन्होंने बात की थी साइबर अरेस्ट की, उन्होंने, तो निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। और अभी भी आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर हमारे यहाँ फ्रॉड की, जो साइबर फ्रॉड है उसकी संख्या कम है। लेकिन निश्चित रूप से हमारी और जितना हम जागरूक करेंगे, ईच वन टीच वन की बात है, हर आदमी दूसरे आदमी को जागरूक करे तो निश्चित रूप से साइबर रिवॉल्यूशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बढ़ती ही चली जाएगी और हर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो हमें इस साइड इफेक्ट से बचना है। जैसे आपने बताया कि डिजिटल अरेस्ट होता है, लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल भी इसमें जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। सर बेसिकली एआई जितना यूज़फुल है उतना ही ज़्यादा शायद फिर वो डेंजरस भी है इसके लिए कहीं ना कहीं। तो सर इसमें आप एआई को क्या बोलेंगे? अब देखिए,
हमने जब जन्म लिया था उस टाइम मोटरसाइकिल पे थे, वहाँ से कार, हवाई जहाज सब पहुँच गए। टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ती जाएगी। एआई भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी एआई के जो वीडियोज हो रहे हैं, ऑडियोज हो रहे हैं, वो इतने क्लोज हो रहे हैं कि हम अपने घर वालों को नहीं पहचान पाएंगे सही वीडियो है कि गलत वीडियो है। तो मेरा कहना यही है कि हम एआई से डरे नहीं। एआई का यूज़, एआई बढ़ेगा ही, हो सकता है उसका मिसयूज भी हो। हमें ज़रूरी है हम सजग रहें। जैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे हम गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी सीखते हैं, हमें लाइसेंस मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। हमने अपना प्रोफाइल खोला और उसमें लग गए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को कैसे प्रोटेक्ट रखें, उसके भी चीज़ देखें। डबल ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम नहीं रखते। मैंने देखा है लोगों को एक ही पासवर्ड वो हर जगह रखते हैं, और वो काफ़ी सारे वेबसाइट्स में। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, कोई चीज़ फ्री मिले तो हम पर टूट पड़ते हैं। इतने सारे वेबसाइट्स, इतने सारे ऐप्स जिसकी आवश्यकता नहीं है, हम डाउनलोड करते हैं, उसमें भी वही पासवर्ड रखते हैं जो बाकी जगह गूगल पे रखते हैं या बाकी जगह रखते हैं। हम जितने परमिशंस हैं सारे परमिशंस दे देते हैं, तो हमारी तो सारी प्राइवेसी उसके जो है हिंडर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लिमिटेड काम के ऐप्स रखें। हमें यदि खाने पीने का है तो उसका एक ऐप रखें, सामान खरीदना है उसका एक ऐप रखें, एक एजुकेशनल ऐप रखें, कुछ न्यूज़ के ऐप्स रखें, और जो भी रखें उसका पहले देखें कितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, थोड़ा बहुत उसका रिव्यू पढ़ें, उसके बाद हम उस ऐप को डाउनलोड करें। काफ़ी जगह रहता है इस ऐप को डाउनलोड करने पे पहले ट्रांजैक्शन में 100 रुपये फ्री, 100 रुपये का कूपन, तो हम 100 रुपये के चक्कर में हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हमारी प्राइवेसी की कीमत 100 रुपये से बहुत ज़्यादा है। हम उस चीज़ को समझें। हर जगह हम अपने फोटो, और एक और चीज़ मैंने देखा है, हमने मोबाइल को आजकल मल्टी डायमेंशनल यूज़ के लिए रख लिया है। वही हमारा कैमरा है, वही हमारा वॉलेट है, वही हमारा स्मार्टफोन है। स्मार्ट यूज़ तो है, लेकिन हमें उस स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए खुद भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम अपने इंट्रिकेट फोटोग्राफ्स, इंट्रिकेट वीडियोज, इंटीमेट वीडियोज उसमें ना डालें। हम अपने कैमरा में, हम अपने मोबाइल में उस वीडियोज़ को और फोटोज़ को रखते हैं, वो तुरंत गूगल ड्राइव पे चला जाता है, तुरंत एप्पल ड्राइव पे चला जाता है। और उसके बाद मान लीजिए आपका जीमेल का पासवर्ड यदि हैक हुआ तो आपके सारे फोटोज, सारे वीडियोज किसी भी स्कैमस्टर्स के पास पहुंच जाएगा। मुझे बहुत कॉल्स डेली आते हैं कि सर हमने लोन के लिए एक ऐप डाउनलोड किया, उस ऐप ने हमारे सारे फोटोज, वीडियोज, कॉन्टैक्ट ले लिया और अब हमसे पैसे मांग रहा है, हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे फोटोज, वीडियोस को एडिट करके हमारे सारे कॉन्टैक्ट को भेज रहा है। तो वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो परेशान हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐप्स को, सोशल मीडिया को बहुत ही ध्यान से डिस्क्रीटली यूज़ करें। हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जानें। हम देखें उसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, क्या हमें उसकी आवश्यकता है। एक तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा फ़ोन मेरी 512 GB का है, तो हम चाहते हैं हम तो कितने भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, करते चले जाते हैं। आप कम से कम महीने में देखें कि कौन से ऐप रिडंडेंट हो गए, उनको आप अनइंस्टॉल भी करें। हम यदि कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेकार की चीज़ों को हटाएं भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप्स रिडंडेंट हो जाते हैं, वो पड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि अपना एक फ़ोन किसी को सेकेंड हैंड सेल करते हैं तो उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं। आपके फ़ोन में इतना सारा डेटा रहता है कि वो सेकेंड हैंड फ़ोन किसके पास गया, उसने क्या उसका मिसयूज़ किया, हम नहीं जानते। हम अपने फ़ोन्स को बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं, उसमें हमारे वॉलेट और बाकी चीज़ें रहती हैं। बच्चों को ऐड आते हैं गेम्स के, बच्चे उसमें गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, उस गेम्स में ऑनलाइन बेटिंग तक बच्चे स्टार्ट कर देते हैं करना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को यदि फ़ोन देते हैं तो ऐसा फ़ोन ना दें जिसमें आपके वॉलेट्स और जिसमें आपके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स वो हैं, और बच्चों को कभी उतने ही पासवर्ड बताएं जितने आवश्यकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपना फ़ोन को ओपन करने का पासवर्ड रखे हैं, वही अपने UPI का भी पासवर्ड रखे हैं। बच्चों को पता है, बच्चे उस फ़ोन को ऐसे करके तुरंत खोलते हैं उसी पैटर्न से, और उसी पैटर्न से पेमेंट भी करने लग जाते हैं। तो इससे बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं बचेगी, बच्चों के अंदर जो है और इनडिसिप्लिन आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ईज के लिए
फाइनेंशियल ईज के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने देखा है यूपीआई तो रियल टाइम होता है। पहले जैसे आरटीजीएस मतलब पहले आईएमपीएस हुआ करता था, इमीडिएट मनी ट्रांसफर, इस तरह से हो रहा है, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। और यदि हम उसके पासवर्ड्स को ओपन रखेंगे तो कोई भी उसको मिसयूज कर सकता है। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि यूपीआई अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा उससे आदमी को खर्चा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदना है, पसंद आए नहीं आए, यूपीआई है, आसान है, तुरंत आपने पेमेंट कर दिया। तो ये आदत खुद के लिए रोके और बच्चों को भी इससे रोके, नहीं तो क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। हाँ सर, बेसिकली मैं देखा हूँ मैक्सिमम जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो ओटीपी से रिलेटेड होते हैं। सरकार जितनी है वो गवर्नमेंट इसके लिए अवेयरनेस दे रही है। शायद हम लोग जैसे कॉल में मैं आपको भी करता हूँ तो पहले बताया जाए कि सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और सारे डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो सर जो ओटीपी वाला स्कैम है जो ट्रेंड में है उसके लिए आप देखिए, दो चीज़ें, एक कभी किसी को ओटीपी ना बताएं और कभी किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ओटीपी पे जैसे मान लीजिए अमेजोन का आपने कोई सामान खरीदा, वो भी आपके घर में आता है तो ओटीपी मांगता है। तो ओटीपी तो रियलिटी है। ओटीपी आए, आपको ये बताना है कौन सा, आपको ये होना चाहिए कौन सा ओटीपी सही है, कौन सा ओटीपी गलत है। क्योंकि आज की लाइफ बिना पासवर्ड के चल नहीं सकती। हम कुछ भी खरीदते हैं, हम कुछ भी करते, आप देखते हैं आप ITR भी भरते हैं तो उसमें आधार में ओटीपी आता है, हमें भरना पड़ता है। तो ओटीपी रियलिटी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं पहले उसको सीखें फिर हम करें। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे अंदर डिजिटल अवेयरनेस नहीं है और हम वो काम करना चाह रहे हैं, तो उसके कारण गलती हुई। जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी लोग को फ़ोन आता है कि आप स्टॉक मार्केट में आप करें, आपको 30% 40% रिटर्न आएगा। कुछ लोग डबल करने की बात करते हैं, 3 महीने में डबल कर देंगे, 6 महीने में डबल कर देंगे। आपको सोचने की जरूरत है कि यदि वो 3 महीने और 6 महीने में डबल करने की कैपेसिटी उसके पास होती तो आपको फ़ोन क्यों करता, खुद ही 3 महीने में डबल करता चला जाता और वो खुद ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता। ऐसी कोई फिक्स रिटर्न स्कीम नहीं है जो 10% 15% से ज़्यादा दे सकता है। आप देखेंगे इवन इक्विटी मार्केट, कोई भी मार्केट बुल रन में भी 20-25% तक दे पाता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं दे पाता। तो कोई यदि आपको डबल करने की बात कर रहा है 3 महीने में, 6 महीने में, इसका मतलब फ्रॉड है। ऐसी चीज़ों से बचें। यदि आप कोई भी चीज़ नए चीज़, जैसे आपको जो चीज़ आप समझते हैं वही चीज़ करें। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है, आप समझते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड करना है, तभी करें। यदि आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं है तो सबसे अच्छा बैंक में जाएं, फिक्स डिपॉजिट करें, क्योंकि वो बैंक है, वो आप सामने जानते हैं, वो भाग नहीं सकता। वो बैंक नेशनल बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है उनके लिए LIC है, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट है। यदि वो थोड़ा सा इक्विटी समझते हैं तो वो शेयर मार्केट में जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। यदि ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो क्या चीज़ है, कौन कौन से होते हैं, कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, उन एक्सचेंज को कैसे देखें। जैसे आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में है, NSE है, अब सारे एक्सचेंज पे आपके दिखते हैं कितना आपका वैल्यू, कितना आपका अमाउंट है, कितना। तो यदि आप चीज़ को समझते हैं तो आप करें, आप उतना ही करें जितना आप समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी समझ से ज़्यादा करना चाहते हैं। सर मेन रीज़न शायद उसका लालच भी बोल सकते हैं। लालच तो एक है ही है। आप देखेंगे कि लालच और डर, इसी दो चीज को यूज करके सारे फ्रॉडस्टर्स करते हैं। या तो आपको डराते हैं या आपको लालच देते हैं। आपको लोग आपके इवन लालच छोड़ दीजिए, आपके जो कंसर्न्स है उसको ही मिसयूज करते हैं। किसी को विदेश जाना है तो उसमें एजेंट्स घूमते रहते हैं। आपने देखा है डंकी रूट में कितने लोग परेशान हुए हैं जो US से भी वापस भेजे जा रहे हैं। लोगों को एजेंट, मुझे डेली फ़ोन्स आते हैं, हम महीने में कम से कम 10 से 15 फ़ोन आते हैं। सर हमें एजेंट ने दुबई जाने के लिए, ओमान जाने के लिए, यहाँ जाने के 20 लाख ले लिया, 25 लाख, केवल पासपोर्ट वीसा बनाने के लिए 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं। दे भी देते हैं, लोग दे भी देते हैं। लोगों को लगता है, लोगों को सब्जी बाग दिखाए जाते हैं कि वहाँ पर आप जाएंगे आपको इतने लाख की नौकरी मिलेगी। वहाँ के लोगों के, वहाँ पे जो कुछ लोग उनके एजेंट्स हैं उनको वीडियोस भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ। हो सकता है गाड़ी का ड्राइविंग कर रहे होंगे, अपने बड़ी गाड़ी के सामने उसका फोटो भेजेंगे, इनको दिखाएंगे देखो ये आदमी 6 महीने पहले गया था, उसका कागज़ दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे, 6 महीने पहले हमने भेजा था, अब उसने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, देखो वो बड़ा सा घर है, वो उसने घर खरीद लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो भावनाओं के साथ वो खेल के आपको पासपोर्ट वीसा बनाने के नाम पे बाहर बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को नौकरी लगाने के नाम पे
कि आपको इस कंपनी में नौकरी लगा देंगे, वहाँ नौकरी लगा देंगे। लोगों को मतलब लोगों की भावनाओं को यहाँ तक खेलते हैं कि बिहार के व्यक्ति को मुंबई इंटरव्यू तक के लिए बुला लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, कहीं गलत जगह इंटरव्यू करा के उसको वापस भेज देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के नुकसान से फ़ायदे भी हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं जो आपको जॉब्स दिलाते हैं, जो बाकी चीज़ें करते हैं, आप उसमें रजिस्टर हो, वहाँ से आपको कॉल आए तब, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम हल्के चीज़ों पे भरोसा ना करें। कोई भी चीज़ को हम पहले परखें। आप देखेंगे हज़ारों रिव्यूज उसमें रहते हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेबसाइट अच्छा है, कौन सा वेबसाइट खराब है। केवल फ़ोन पे ना है, केवल जो फ़ोन पे आया और हम कूद गए, हमने कभी भी फ़ोन पे पैसा ट्रांसफ़र ना करें। ज़्यादातर फ्रॉड के हम शिकार बनते हैं। कभी भी व्हाट्सएप पे कोई फाइल आए, APK फाइल कभी डाउनलोड ना करें, क्योंकि APK फाइल सिस्टम फाइल्स होते हैं, वो आपके पूरे मोबाइल पे जो है कब्जा कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो कि डाउनलोड हो जाएंगे, आपका पूरा स्क्रीन जो है वो शेयर होगा दूसरी जगह, वो आपके SMS पढ़ पाएंगे, वो आपके वो बैंक के वो पासवर्ड चेंज कर देंगे, वन टाइम पासवर्ड पढ़ पाएंगे और काफ़ी पूरा अकाउंट आपका खाली कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि आपका योनो अकाउंट को हैक करके उससे लोन भी ले लेते हैं। यदि आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो आप 6 लाख 8 लाख तक का लोन ले लेते हैं और फिर आगे काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्षणिक ढंग में फैसला ना लें। कुछ भी हो पहले हम सोचें, अपने घर में लोगों से डिस्कस करें। यदि हम 3-4 लोगों से डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई फ्रॉड को पकड़ ही लेगा। होता क्या है कि हम इतनी जल्दबाजी में करते हैं, हमें फ़ोन आता है कि आपका बिजली कट जाएगा, आपका पेमेंट नहीं हुआ है, हम तुरंत लिंक पर क्लिक कर देते हैं और वहाँ पेमेंट करने की कोशिश करते हैं और पैसा हमारा नुकसान हो जाता है। तो रियल टाइम चीज़ों से वो जोड़ते हैं। जैसे आपने किसी कंपनी में अप्लाई करने आप गए हैं तो उनको डेटा जनरेट होगा कि इस कंपनी में 2,000 लोगों ने अप्लाई किया, वो 1000 लोगों को कॉल लगाएंगे कि आपका कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, आपको केवल ये फॉर्म 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये आपको भेजना है। यदि वो 50 लोगों से भी 1000 रुपये ले लिए तो 50,000 रुपये हो गया। तो निश्चित रूप से वो इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है और कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट से बचने की ज़रूरत है। सर बेसिकली आपको मैं जितना देखा हूँ कि आप ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं कि ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस है, तो मेन रीज़न आपका ट्रैफिक के लिए कैसे इतना ज़्यादा है? देखिए मेरा खुद भी एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मेरे पैर में जो है रॉड लगा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी ना कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। और जितने लोगों की जानें कोरोना से नहीं गई, उतनी जानें हर साल रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। और कोरोना में तो वयोवृद्ध लोगों की जान ज़्यादा गई, एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर यंग लोगों की जान जा रही है जो ब्रेड अर्नर्स हैं। आप देखेंगे 20 साल से लेके 40-45 साल के लोगों की जान जा रही है। जान जा रही है, एक तरफ काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट में इतना नुकसान हो जाता है कि स्पाइन इंजरी हो गई, हाथ पैर पैरालिसिस हो गया, हेड इंजरी हो गई, बेड रिडन हो गए। तो निश्चित रूप से ये जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी है तो बढ़ता ही चला जाएगा। कुछ आज के दिन में हर व्यक्ति के पास बाइक है और सबसे ज़्यादा बाइक यूजर्स ही हैं, मोटरसाइकिल यूजर्स हैं। और बाइक के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है क्योंकि वो दोनों तरफ सपोर्ट नहीं है। आदमी जैसे गिरता है, टांग टूटने का खतरा रहता है, हेड इंजरी होने का खतरा रहता है। तो और यदि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें तो एक्सीडेंट्स को 70 to 80% तक कम किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा। और दूसरी बात क्या है कि कुछ नियम को फॉलो करने में हमें खर्चा होता है, हमें नुकसान होता है। ट्रैफिक के नियम फॉलो करने में तो हमें कोई खर्चा नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे सीट बेल्ट लगाना, हर गाड़ी में 4 व्हीलर में सीट बेल्ट होता है। सीट बेल्ट लगाने से ना तो आपको कोई तकलीफ होती है ना कुछ होता है, लेकिन हम एक सीट बेल्ट लगाने की आलत से मैं देखता हूँ कुछ लोग जो आवाज़ करता है सायरन, यदि हम नई सीट बेल्ट लगाएं तो उसमें कुछ छोटे छोटे अप्लायंसेस आते हैं, वो खरीद के लगा लेते हैं जिससे कि हमें लगाना ना पड़े। तो ये बेवकूफ़ी है, हम अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हेलमेट लगाना हुआ, हम नहीं लगाते हैं तो उसके हम बहाने करते हैं कि इसमें सर दर्द होता है, बाल गीले हो जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं, दिखता नहीं है आसपास का हमें। लेकिन ये सब बहाने हैं। हम जब विदेश जाते हैं जहाँ पेनल्टी ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा जुगाड़ नहीं चलता, वहाँ सब लोग लगाते हैं। तो ये सोचने की बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा तो है नहीं विदेश जाने के बाद वहाँ पे दिखना कम ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ बाल नहीं झड़ेंगे, वहाँ बाल गीले नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में हम उसको पावर के साथ जोड़ते हैं कि हमारी तो जान पहचान है। हम फ़ोन
हम अपनी गलती ना मानने की जगह हम इधर उधर फ़ोन लगाना चाहते हैं, हम ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जुगाड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम पकड़े गए तो हम चाहते हैं कि 50-100 रुपये ट्रैफिक पुलिस को दे के निकल जाएँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण हम ट्रैफिक नियम पालन ना करने से हम खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। जब हम ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, जो बगल में खड़े लोग हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वयोवृद्ध लोग, कुछ लोग अपना बगल में जिम कर रहे हैं, उनको भी हम ठोकर मार देते हैं। तो अपने साथ हम दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। तो ट्रैफिक अवेयरनेस से बहुत काम हो रहा है। और ट्रैफिक अवेयरनेस ऐसी चीज़ है, हर आदमी को पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आलस के कारण, अज्ञान, थोड़ा सा पावर के गुरूर के कारण और थोड़ा सा स्टाइल मारने के कारण हम जो है उससे बचने की कोशिश। अब देखते हैं रोड्स पे लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के जो है टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, कुछ लोग रूफ पे चढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो, और ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है ऐसे लोग जब इंस्टाग्राम पे फोटो लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, हज़ारों लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कोई अंगूठा दिखा रहा है, कोई हाई ब्रो, कोई कह रहा है मैको मैन, कोई, हम उसको और जब वही, मैं तो ऐसी महिलाओं से भी अपील करूँगा कि ऐसे लोग जो टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं उनके पीछे भी ना बैठे, नहीं तो उनको तो वो तो अपनी जान गंवाएंगे या आपकी भी हाथ पैर तुड़वा देंगे। तो ऐसे लोगों को हमें स्ट्रिक्ट नो बोलना चाहिए। जब भी हम पार्टी से वापस आ रहे हैं, यदि ड्राइव करने वाला व्यक्ति पिया हुआ है तो हमें उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसकी जान तो खतरे में है ही, हमारी जान भी खतरे में है। तो यदि हम लोग इस तरह का, यदि आप देखेंगे जितनी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ड्रंकन ड्राइविंग एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, हमारे अंदर थोड़ा सा जजमेंट का इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, हमें लगता है यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, और उसमें ओवर स्पीडिंग भी हम करते हैं। तो ट्रैफिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, और ये कंट्री के कल्चर को भी दिखाता है। यदि आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं, आप देखते हैं सब आदमी सुयोजित ढंग से चला रहे हैं गाड़ी, तो उस कंट्री के, उस सोसाइटी के वो डिसिप्लिन को भी दिखाता है। यदि हम टेढ़ा मेढ़ा चला रहे हैं, उसके कारण जाम लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कैसे ग्रो करेंगे। ज़्यादातर सर जो ऐसे बाइक राइडिंग करते हैं शायद वो यूथ ही हैं। अब बिल्कुल यूथ है, और मैं बोल सकता, जान भी यूथ की जा रही है ना। उन यूथ को लगता है कि हमारी बाइक बहुत अच्छी है, डिस्क ब्रेक है, हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा नहीं होगा। हर आदमी को वो एक रहता है कि उस टाइम की हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारे अंदर बहुत काबिलियत है। लेकिन रोड का नियम और भगवान का नियम एक जैसा है, सबके लिए बराबर है। वो यदि जब आप रोड पर गिरेंगे तो सभी मांस और हड्डी के ही बने हैं, किसी का हड्डी लोहे का तो बना हुआ है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हड्डी टूट गई तो अंदर लोहा लग जाएगा। तो यदि आप लोहे के भरोसे चलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। सर आपके तो कई मीम्स ऐसे इतने वायरल होते हैं, कई उसको एक ऐसा बोलना चाहिए मीम मटेरियल यूज करते हैं। कभी कभी सर आप स्क्रॉल करते हुए देखते हैं? बिल्कुल। तो कैसे रिएक्ट करते हैं सर आप? देखिए, मेरा मानना है कि आप कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, उसके कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, आपकी मनसा अच्छी होनी चाहिए। इंटेंशन मेरा हमेशा रहता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को। और मेरा मानना है कि यदि अवेयरनेस आप करते हैं तो बिहेवियर चेंज धीरे धीरे आता है। यदि उस, मान लीजिए, उस अच्छे वीडियो को 10,000 लोग देखेंगे तो 100 आदमी तो कम से कम ठीक गाड़ी चलाएंगे। यदि 100 भी चलाएंगे तो 100 में यदि एक का भी एक्सीडेंट से जान बच गया तो भी सक्सेसफुल है। कम से कम हम वो टेढ़ा मेढ़ा वीडियो डालने से तो अच्छा है, वो देख के 10 लोग और टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, 10 लोगों की और जान जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि मीम्स को कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ नेगेटिवली। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का ये है, आपने किसी को बेइज्जती कर दी किसी का। मेरा कहना है कि ऐसा काम हम करें ही क्यों कि हमारी बेइज्जती हो। एक चीज़ बताएं, यदि आप बिना वस्त्र के सड़क पर घूमेंगे तो बेइज्जती तो होनी है। उसी तरह आप यदि टेढ़ा मेढ़ा यदि चला रहे हैं तो आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए। आपको वो चीज़ करना ही, ऐसी चीज़ करना ही क्यों जिससे ना अपना फ़ायदा हो ना दूसरे का फ़ायदा हो। एक चीज़ बताइए, टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाने से क्या हम जल्दी पहुँचते हैं? नहीं। वो तो ऐसे आप चला रहे हो तो और स्लो पहुंचोगे, सीधा जाओगे जल्दी पहुंचोगे। आप खुद को भी नुकसान कर रहे हो, जो पीछे बैठा है उसको भी खतरे में डाल रहे हो, जो आसपास गाड़ी चला रहे हैं उसको भी खतरे में डाल रहे हो। तो ऐसे लोगों को हमें सही करने की आवश्यकता है। और मैं इनके पेरेंट्स से भी अपील करूँगा, जितना ये इसके लिए गुनाहगार हैं उतने ही पेरेंट्स भी हैं। अपनी महंगी बाइक्स, महंगी गाड़ियाँ देते हैं, नाबालिग होते हैं उसी टाइम दे देते हैं,
मैं देखता हूँ बच्चों को 14th बर्थडे 15th बर्थडे में आप बड़ी बड़ी बाइक्स दे रहे हो, कार्स दे रहे हो, तो बच्चे के अंदर तो आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन वैसे ही कम कर दिया आपने उसके लिए मॉनिटरिंग भी नहीं रखी। बच्चा रात में, कोई भी आदमी काम के दिन में निकलता है, यदि वो 15 साल का बच्चा रात में ड्राइविंग के लिए निकला है 11 बजे या 12 बजे, तो घर में मतलब कोई देखने वाला नहीं है, सब सोए हैं, बच्चा निकला हुआ है। फिर ऐसे बच्चों का ये एक्सीडेंट होता है और फिर घर को वालों को रोने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। जब मैं इन लोगों को, पेरेंट्स को फ़ोन लगाता हूँ, भाई आपके बच्चे पाए गए, सर बच्चे तुम्हारी सुनते ही नहीं। पहला रिप्लाई ये होता है, सर वो आपसे डरते हैं, आप तो पुलिस वाले हो, आप एसपी साहब हो, आप वीडियो बना लोगे, उससे थोड़ा डरते हैं, आप ही वीडियो बना दीजिए उसका तो उससे उसकी बदनामी होगी तो सर डरेगा, हमसे तो सुनता ही नहीं। मेरा कहना ये है, जब वो सुनने की उम्र थी, जब वो छोटा था 5 साल 7 साल 10 साल, तब आप उसको सुनाएं, उसको समझाएं, तब आप समझाएंगे तो वो उसके दिमाग में जाएगा। जब वो बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया, तब तो यदि आप उसको ज़्यादा टोकेंगे तो वो उसको लगेगा कि उसकी ऑटोनॉमी को आप हर्ट कर रहे हैं। और आपको उसको आप एक ड्राइवर दे सकते हैं साथ में, यदि आप 10 लाख की बाइक दे सकते हैं तो एक ड्राइवर भी उसको दे सकते हैं। उसको आप छोटी 4 व्हीलर दे दें, उससे अच्छा है, जिसमें सुरक्षित वो घूमे। और निश्चित रूप से वो नियम का यदि वो पालन करने के लिए बोले उसको, कम से कम घर से जब निकल रहा हो तो आप देखें हेलमेट लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो सीट बेल्ट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। क्योंकि ट्रैफिक, मैंने कहा ना, भगवान की तरह है। ट्रैफिक नियम को आप तोड़ोगे, 100 बार तोड़ोगे तो एक बार आपको रिजल्ट मिलेगा, और एक ही रिजल्ट वो 100 के बराबर है। वो ऑल और नन लॉ है। एक बार हो गया तो इंटू 0 इक्वल टू 0, या तो ऊपर चले जाओगे या डिफेक्टिव पीस बन जाओगे। आपने देखा ना, कपड़ा एक बार फट जाए तो उसमें कितना भी रफू करोगे उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है क्या? वो रफू मटेरियल ही कहलाता है। वैसे ही है, अब मेरा ही रॉड लगा हुआ है, एक बार रॉड लग जाए तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। बॉडी जो भगवान ने बनाई है ना, हड्डी और मांस की, कोई आर्टिफिशियल चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। तो उस चीज़ को समझो यंग एज में। मान लीजिए मैं यहाँ पर दुर्ग में था, तो एक वो जो राजनांदगांव रोड पे जो नदी के ऊपर से एक लड़का कूद गया, तो मैंने पता किया क्या हुआ, तो मालूम चला उसका 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसका हड्डी ठीक से जुड़ा नहीं, वो नंगड़ा के चलता था, उसके कारण उसकी शादी होने, बाकी चीज़ों में मुश्किल आ रही थी। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया कि उसने आत्महत्या तक कर ली। तो इसीलिए कभी भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। इसीलिए मैं यूथ से ये भी अपील करूँगा, नशे से दूर रहें। आज के टाइम में नशा करना जो है एक फैशन सा हो गया है। हमें लगता है ये हम कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लें, अल्कोहल, स्मोकिंग, दुनिया भर में जितनी रिसर्च हुई है, एक भी रिसर्च ये नहीं बता पाई कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है। सही बात है। कोई रिसर्च नहीं कर सकता कि इससे फायदा है। सर यूजुअली ज़्यादातर लोग उसको कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल वगैरह को, शायद उनको लगता है कि हम उससे बहुत बड़े हैं या एक हमारा कुछ अस्तित्व उससे दिख रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि हम ई सिगरेट ले रहे हैं, हम फॉरेन सिगरेट्स ले रहे हैं, ये फिल्टर सिगरेट्स ले रहे हैं। हम सिगरेट आप 2000 की लो, 200 की लो, 20 किलो, शरीर को नुकसान ही करेगा, आपके लंग को तो काला ही करेगा। एक चीज़ तो है कि नशे से हमें बचना चाहिए। यदि हम ले भी रहे हैं तो हम रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करें, हम रेस्पॉन्सिबल ढंग से करें। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ स्मोकिंग कर रहे हैं, जहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको ही परेशान करें सामने में स्मोक करके। कम से कम आप इतनी तमीज़ रखें कि आप अलग कमरे में जाएं। आप अपने स्मोक से खुद को नुकसान करना आपका अधिकार है। आप पैसिव स्मोकिंग से बच्चों को नुकसान तो ना करें, महिलाओं को नुकसान तो ना करें। लोग आजकल आप कॉलेज में देखेंगे, लोग कैनबिस लेने लग गए हैं, हीरोइन लेने लग गए हैं। लोग ग्रे मार्केट से, डीप वेब से, वो सोचते हैं हम तो टेक्निकल आदमी हैं, हमें डीप वेब की नॉलेज है, वहाँ से लोग क्लब ड्रग्स मंगवा रहे हैं। MDMA हो गया, आपकी फेंटेनाइल हो गया, बड़ी बड़ी जो ओपियोइड्स हैं उसको मंगवा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैंने कहा, टेक्नोलॉजी हमारे फ़ायदे के लिए है। मैं देख रहा हूँ लोग जो है डार्क नेट से, डार्क वेब से हथियार मंगवा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके ड्रग्स मंगवा रहे हैं। हमारी उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको नुकसान ही करेगा। ये करियर बिल्डिंग टाइम है आपका, जो यूथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फ़ायदे के लिए है। इसको यदि हम यूथ को, कंट्री में अभी सबसे ज़्यादा यूथ है दुनिया भर में, लेकिन यदि इसको हम यूथ यदि अपने फ्यूचर को बिगाड़ देगा इन ड्रग्स के चक्कर में,
आप देख रहे हैं, हम बात करते हैं, ड्रग्स एक बहुत बड़ा, और ड्रग्स के कारण आप देखिए लोगों का फैमिली लाइफ ख़राब हो रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, लोग जो है अपने जॉब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पल्सिविटी बढ़ जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ड्रग के एक्सपेरिमेंटेशन से बचें। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है यार मैं तो एक बार लूँगा, एक बार में क्या होगा, मैं तो कल पार्टी में लूँगा। यदि आपने शुरू कर दिया तो वो कब आदत आपको पड़ जाएगी वो पता ही नहीं चलेगा वो। और निश्चित रूप से अच्छी दोस्ती में रहें लोगों से, सही। यदि मैंने देखा है जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो जो मिलता है उसको गुणगान ही करते हैं, इसका ये फ़ायदा है, इसका वो फ़ायदा है। वो खुद परेशान है, खुद वो 4 बार छोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन बाहर वो ऐसे बोस्ट करेगा कि वो तो इसे एंजॉय कर रहा है, वो तो उससे इतना फ़ायदा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बड़ी सर्कल में हम तभी जा पाएंगे जब इस तरह की हरकतें करेंगे, तो इससे नुकसान ही है। तो निश्चित रूप से, और क्या है ना, चीज़ें रिलेटेड हैं। एक बार आप नशे के आदी हुए तो आप ट्रैफिक नियम का भी उल्लंघन करोगे, तब आप गुस्सैल किस्म के भी हो जाओगे, आप मारपीट भी करोगे, आप अपने गर्लफ्रेंड से मारपीट करोगे, आप अपने स्पाउस से मारपीट करोगे, आप अपने फ्रेंड से मारपीट करोगे, तो निश्चित बाद में अपने पेरेंट्स को भी मारपीट करोगे। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, और जो पैसे वाले धनदे लोग हैं वो भी ये ध्यान दें कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। इस तरह कभी कभी मैं देखता हूँ वो भी प्राइड फील करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो हमारा बच्चा तो कोकाइन लेगा, वो तो 1 ग्राम 10,000 रुपये का है, अरे वो तो उसके पास है तो वो तो बड़े क्रूज पे जाएगा, वहाँ पे नशा करेगा। पेरेंट्स प्राइड करते हैं। हाँ, काफ़ी पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो प्राइड फील करते हैं कि तो हाई सोसाइटी में घूम रहा है। उनको आप फ़ोन भी करो, अरे सर वो तो कभी कभी लेता होगा, क्या है सर, हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो अफोर्ड तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा आपका किस तरफ जा रहा है, फिर कल को आप परेशान ना हो जब आपका क्योंकि गलत चीज़ के कंसिक्वेंसेस गलत ही होंगे। जो चीज़ स्वास्थ्य को नुकसान करेगी, यदि आपके पास पैसे हैं, आप हेल्दी डाइट खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, वेजिटेबल्स खिलाओ, आप कुछ बच्चों को मेडिटेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ, जिम हुआ, उसकी तरफ ले जाओ। सर इस पे ही मेरे एक फ्रेंड के पापा है, उन्होंने बताया था कि जो 8 साल की उम्र से लेके जो 16 साल की उम्र होती है, आप उसमें ही अपने बच्चों को कंट्रोल करिए और समझाइए, उसके बाद फिर उनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल वही लोग कहते हैं कि आपकी हाइट के बराबर आपके बच्चे की हाइट हो जाए, तो उसके बाद बच्चे को अपने साथ ही इक्वेट करना चाहिए। लेकिन इसमें कहा कि जिम के लोगों को नई जनरेशन में आदत हुई है, वो अच्छी आदत है, वो जिम जा रहे हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग कर, वो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी ध्यान दें। मैं देखता हूँ आजकल जिम में एक दूसरे से पीयर कंपटीशन में लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंजेक्शंस लगाने लग जा रहे हैं। जिम में ट्रेनर्स भी होते हैं, वो बताते हैं अरे सर एक नया केमिकल आया है, इसको लगाते ही आपकी पूरी बॉडी जो है ये हो जाएगी। तो हम केमिकल्स के चक्कर में ना फंसें। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग पहले इंजेक्शंस लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उनके बाल उड़ने लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में लग जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ और कहीं मसल से प्रॉब्लम आती है तो उसकी सर्जरी में लग जाते हैं। हम नेचुरल चीज़ों पे जहाँ डिपेंडेंट करें। मैं देखता हूँ तुरंत बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई है। लोग अब बैरिएट्रिक सर्जरी, लाइपोसक्शन और जो है 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में कराने लग गए हैं। हम उसको फिजिकल तरीक़ों से ठीक करने की कोशिश करें, हम जिम करें, दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें, नेचुरल एनवायरनमेंट में काम करें, हम अच्छी चीज़ें खाएं। हम जो है जो केमिकल्स की जो आदत पड़ गई है, हम फास्ट फूड जो टेस्ट में अच्छा लगता है कभी कभी खाएं, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें लगता है हमारा एक बच्चा है तो हमें सब कुछ खिला दें। बच्चा खा ही नहीं रहा, उसको खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि वेट बढ़ाना फिर भी आसान है किसी भी उम्र में, वेट घटाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं जिस तरह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों के अंदर मेंटल रेजिलियंस की कमी हो गई है। छोटा सा मुझे लोग बच्चे फ़ोन कर, स्कूल में जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर टेंशन हो गया है हमें, सर नींद नहीं आती है हमें। अब आप सोचें डिप्रेशन हो गया है हमें। बच्चे डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करने लग गए हैं, बच्चे आत्महत्या तक करने लग गए हैं स्कूल के बच्चे। सर साइड ऐसा कि सबसे आपके हिसाब से वो द मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है इंडिया में, कौन है? देखिए
पावरफुल जो जिस माइंड्स पे और लोगों को पे इन्फ्लुएंस डाल सके वो पावरफुल है। जो आदमी से लोग कुछ सीखना चाहते हैं वो पावरफुल है। पावरफुल लोग पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पावरफुल लोग आध्यात्म में हो सकते हैं जिनसे लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनसे लोग सीखना चाहते हैं, पावरफुल लोग बिजनेस लीडर्स हो सकते हैं। तो जो भी लीडरशिप पोजीशन में रहेगा, जो कि अपने बिहेवियर के कारण, अपने अनुचरण के कारण, अपने विचारों के कारण लोगों पे कोई छाप छोड़ पाए, वो लोग पावरफुल हैं। और निश्चित रूप से हर फील्ड में कुछ लोग आपको मिलेंगे। विज्ञान के फील्ड में कुछ लोग मिलेंगे जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपनी मेहनत से, जिन्होंने कुछ लेवल पे पहुँचे हैं और लोग उसको अनुसरण करना चाहते हैं। तो आप हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। एक तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के मेंटर देखते हैं आप, जिन्होंने उस फील्ड में अच्छा किया है, और एक होते हैं जनरल पब्लिक में जो लोग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं जिनसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग मिलेंगे जो कि एक पोजिशनल पावर, एक पोजीशन के कारण पावर होती है, एक इन्फ्लुएंशियल पावर होती है जो हमको इन्फ्लुएंसर कहते हैं आजकल। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अब सोशल मीडिया चल रहा है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने आचरण को इस तरह से रखें क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यदि जनरल कुछ बातें करते हैं, ऑफ द ट्रैक बातें करते हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं तो लोगों के अंदर नाराज़गी भी उतनी जल्दी आती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कंटेंट को देखे कि वो अपने सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट को डाल रहा है, क्या उसके पहनावे हैं, क्या उसकी बातें हैं, क्या उसका आचरण है। और निश्चित रूप से हर ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स किस फील्ड में हो चेंज होता रहता है। कभी जैसे एक समय था कि क्रिकेटर्स बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, कुछ समय था कि मूवी स्टार्स बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, आज़ादी के समय जो पॉलिटिशियंस थे, वो पॉलिटिकल लोग थे, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इन्फ्लुएंसर्स की ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन निश्चित रूप से आप जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आप अपनी एक छवि बनाओगे, एक ब्रांड बनाओगे, उतना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स की हमें आवश्यकता है और ऐसे लोगों को जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से स्प्रेड भी करना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है कि आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए उनको एक तरह की चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन सभी इन्फ्लुएंसर्स को कम से कम सोशल मीडिया पे डेली एक पोस्ट सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉजिटिव इश्यूज़ के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनका बनना चाहते हैं। तो यदि हम, और पॉजिटिव चीज़ ऐसा है कि जब बार बार हम उसको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उसका एक इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, और जितने इन्फ्लुएंशियल लोग इस चीज़ को बताएंगे उतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। सर मतलब पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बोलना चाहिए, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बिजनेस लीडर हैं, मीडिया पर्सनल हैं, आपके स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, आपके बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, बड़े सिंगर्स हैं, सभी आप आजकल तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो सभी के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो निश्चित रूप से इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है। तो मैं तो इन्फ्लुएंसर से भी आग्रह करूंगा कि काफ़ी लोगों ने देखा है सोशल चीज़ों के ऊपर वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन और मुखर होकर उनको रखना चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्तियों का एक अपना एक सोशल दायित्व भी है कि हम जो है, क्योंकि सोसाइटी अच्छा रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं। हम बात करते हैं हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी ताकत आ जाए, यदि लॉलेस सोसाइटी हो जाए तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? सही बात। तो और मास जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम पुलिस या कोई भी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी कानून व्यवस्था इसलिए बना पाते हैं कि केवल 0.1% लोग जो है कानून को तोड़ते हैं, 99.9% लोग कानून को फॉलो करते हैं। आप सोचें यदि किसी दिन 10% लोग भी कानून तोड़ना शुरू कर दें तो क्या हम रोक पाएंगे? जब सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या 1 पर 1000 है तो क्या 1000 व्यक्ति में यदि 100 आदमी कानून तोड़ने लग जाए तो क्या एक आदमी रोक पाएगा? सही बात है। तो कानून अभी सुरक्षित इसलिए है कि अभी बहुत कम लोग कानून को तोड़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नए जनरेशन को भी कानून की उपयोगिता के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर की इम्पोर्टेंस के बारे में, एक अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में, अच्छी
आदतों के बारे में जागरूक रखें, नहीं तो एक बार समाज यदि गिरावट की ओर बढ़ गया तो उसको रोकना संभव नहीं होता है। सही बात है सर। सर बेसिकली एक आईपीएस की सैलरी जो आज के डेट पे है वो क्या होती होगी सर? देखिए, आईपीएस की सैलरी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, हमारी भी वही सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी हमारी 56,100 प्लस डीए, मतलब 1 लाख पर मंथ की सैलरी से स्टार्ट होता है। और रिटायर होने जो अधिकारी हो रहे हैं उनकी सैलरी करीब 3.5 लाख तक पहुंचती है। सैलरी इतनी है कि हम एक बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकें, अच्छी तरह से रह सकें। और यदि आप इंडिया में देखेंगे, गरीब जो है, जिसको बीपीएल वाले लोग जो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं पर मंथ, तो उनसे हम कंपेयर करें तो हमारी स्टार्टिंग सैलरी भी 10 टाइम्स है। और जो गवर्नमेंट आपको जो पोजीशन देती है काम करने की, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी पे जो आप काम कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से वो एक बहुत, क्योंकि आप किसी भी जॉब में देखते हैं तो जॉब में 3-4 चीज़ें आती हैं, उसमें पावर क्या है, प्रेस्टीज क्या है, इन्फ्लुएंस कितना है, आप वर्क सेटिस्फैक्शन कितना है, सैलरी कितना है, तो आपके प्रिविलेजेस कितने हैं। तो आप देखें तो उसमें आज के दिन में भी जो गवर्नमेंट जॉब है वो इतना प्रोवाइड करती है कि हम अपनी अच्छी डिग्निटी के साथ और अच्छे वर्क सेटिस्फैक्शन के साथ काम कर सकते हैं। सर पर्क्स भी तो मिलते ही होंगे? पर्क्स बिल्कुल हैं, आप देख सकते हैं, आपको गाड़ी मिलती है, आपको सरकारी घर मिलता है, टेलीफोन मिलता है, काफ़ी सारे पर्क्स हैं। और निश्चित रूप से यही कारण है कि देख के यूपीएससी साल में 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं 1,000 से कम पोस्ट के लिए। तो वही कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, जो यूथ में जो एक उत्सुकता और यूथ में जो आने की जो जिज्ञासा है वो बरकरार है। सर लीव अगर आपको लेनी होती होगी कि तो सर आपको किससे परमिशन लेना होता होगा? क्या एक प्रोफॉर्मेट होता है? हमारा भी परमिशन है कि हम अपने सीनियर अधिकारी को भेजते हैं, वहाँ से डीजीपी ऑफिस जाता है, वहाँ से मंत्रालय, गृह मंत्रालय जाता है और छुट्टी मिलती है। छुट्टी जनरली मिल जाती है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट में फील्ड जॉब में रहते हैं तो छुट्टी मिलना मुश्किल रहता है और काफ़ी सारे काम रहते हैं, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो काफ़ी सारे काम चलते रहते हैं, विवेचनाएँ चलती रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर चलते रहते हैं, छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं इससे पहले मेडिकल में था, वो भी 24/7 इमरजेंसी जॉब था, ये भी 24/7 जॉब है। आप जब भी इमरजेंसी सर्विसेज में आते हैं तो ये मान के आना चाहिए आपको कि ये 24/7 जॉब है और आप के रहने और ना रहने से काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो निश्चित रूप से इसीलिए काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब भी लोग कहते हैं। आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर मेडिकल इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस, सुसाइड, उसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कारण ही यही है कि काफ़ी स्ट्रेसफुल वर्क जो है पुलिस में है। सर तो आपको अगर जैसे लीव लेना हो और अगर इमरजेंसी हो कि मेरे को चाहिए, तो क्या आपको मिलता ही है? मिल जाता है, कैजुअल लीव हमें भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस में छुट्टियां बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन ये है कि कम मिलती हैं और छुट्टी नहीं कम मिलती है तो उसके कारण आपको दूसरी तरफ आपको घर में जो है कुछ पुलिसकर्मी हैं, कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो वो काम आपका हो सकता है। फैमिली में आपके जो है घर में सुरक्षा है, बाकी चीज़ें, तो निश्चित रूप से काम सभी हो जाते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मैंने कहा कि ये उम्र होती है काम करने की, इस उम्र में ज़्यादा छुट्टी का सोचना, इसमें भी काफ़ी डिबेट चल रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें 90 घंटे काम करने चाहिए, कुछ सीईओ ने कहा कि 70 घंटा काम करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से यदि आपको सफल होना है तो भगवान ने शरीर इसी तरह से बनाया है ना। शुरू बचपन में तो आप कुछ काम कर नहीं सकते, बाल योग में हो, आप बुढ़ापे में आ जाते हो, यही उम्र होती है आपकी 20 साल से लेके 50-60 साल तक काम करने की। तो इस टाइम आदमी को जरूरी छुट्टी को छोड़ के ज़्यादा छुट्टियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यदि काम में मज़ा आ रहा है और मानना है कि किसी काम में आप आनंद ले रहे हैं, काम में आप पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, तो आपको छुट्टी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम छुट्टी क्यों लेते हैं? रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, आप आनंद लेने के लिए। यदि वही आनंद आप यदि जॉब में मिल रहा है आपको, यहाँ आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन निश्चित रूप से छुट्टी और रिलैक्सेशन ज़रूरी है। आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में भी सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। यदि छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती तो वो तो 7 दिन काम करवा लेते। तो आदमी को रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन हमें क्रीप नहीं करना चाहिए। कभी अचानक कुछ काम आ गया तो हमें उस काम को पूरा करना चाहिए, वो भी हमारा एक ड्यूटी है। वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपका टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद 4 सीरियस पेशेंट्स आ गए,
तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हमारा टाइम पूरा हो गया है, उसको मैं मरने के लिए छोड़ दूंगा। वैसे ही पुलिस का है, यदि अचानक कोई गंभीर घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, कहीं भगदड़ मच गया, तो आप नहीं बोल सकते मैं टाइम ख़त्म हो गया, मैं तो कल छुट्टी पे जा रहा हूँ। एक अपनी भी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। सर एक जैसे आपको तो पूरा डिस्ट्रिक्ट मिलता होगा, एक आईपीएस को पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना पड़ता है सर, तो ऐसा मैनेजमेंट कभी जैसे स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गए, कुछ हो गया, तो सर कैसा मैनेजमेंट आपके लिए बहुत टफ होता है? निश्चित रूप से कोई भी अचानक पुलिस के अंदर कभी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपने देखा अभी कुंभ में घटना घट गई थी, कहीं भी भगदड़ मच गई थी, कहीं भी कुछ हो जाती है, सिचुएशन अचानक बन जाती है। पुलिस में क्या है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अच्छी प्लानिंग के बाद भी कभी कभी घटनाएं घट सकती हैं। उसके तैयार रहना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग करना, सही चीज़ मीडिया में बताना, सही चीज़ लोगों को बताना। आज के दिन में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू सही जानकारी देना, कौन लोग हताहत हुए हैं, कौन घायल हुए हैं, कौन क्या हुआ है, किस कारण से हुआ है, कैसे उसमें हम काम कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर देना। तो निश्चित रूप से फायर फाइटिंग रहती है, और लेकिन हमेशा मानना लीडरशिप पोजीशन में है, हम अपने सब लोगों को सही से ब्रीफ करेंगे और सही चीज़ जानकारी देंगे, तो जनता हमेशा पुलिस के साथ रहती है। सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया? मतलब अब इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, आप देख सकते हैं यंग लोगों का कंट्री है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स इंडिया में बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में बिक रही हैं, सबसे ज़्यादा आप देखें एजुकेशन का स्तर देखें तो हम जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम हमारी लिटरेसी कितनी थी, आज हमारी लिटरेसी कितनी है। जितने हम इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन रहे हैं उतने आबादी नहीं है काफ़ी कंट्रीज़ की, और मेहनती लोग हैं इस कंट्री में। ये कारण है कि हमारी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आस्था से जुड़े हुए हैं, हम लोग आप देखेंगे कि अपराध भी हमारे देश में कम है, लोग अभी भी संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं, और एक जो देशभक्ति की भावना है वो इस देश में प्रचुर मात्रा में है। लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये ह्यूमन डिविडेंड है ये शो करेगा, और जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, जब हम बचपन में पढ़ते हुए स्टार्ट हुए तो हम तो 10वीं इकॉनमी भी नहीं थे, 10वीं से बढ़ते बढ़ते 5वीं चौथी पे आ गए, और हो सकता है हम जाते जाते पहली दूसरी पे छोड़ के जाएं देश को, और जो नया जनरेशन आएगा वो पहली पे ही ले जाएगा। तो पहले हम अंडर डेवलप्ड में जब पढ़ाई शुरू किए थे तो अंडर डेवलप्ड लिखते थे खुद को, वहाँ फिर डेवलपिंग पे आ गए, डेवलपिंग के बाद अब डेवलप्ड की ओर जा रहे हैं। पहले हम G20 से ही बाहर थे, फिर G20 में आए, अब हो सकता है G7, और आगे बढ़ते बढ़ते तो निश्चित रूप से देश का डेवलपमेंट हो रहा है, सबका इसमें योगदान है, छोटे से लेके बड़े। लेकिन निश्चित रूप से कि जो पेस है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी देश में काफ़ी लोग गरीब हैं, अभी भी काफ़ी लोग, तो जितनी जल्दी उनको हम निकाल पाएँ वो उतना अच्छा होगा। और ये अच्छी बात है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और सब लोग यदि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाएं तो निश्चित रूप से हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। सर आप बहुत सारे मर्डरर्स को देखते होंगे, रेपिस्ट को देखते होंगे, और बहुत सारे जो क्राइम करते हैं उनको देखते होंगे, सर वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल? मतलब देखिए, दो तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, एक है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, एक जो है सीरियल ऑफेंडर होते हैं, जो रिकरेंट ऑफेंडर होते हैं, बार बार घटनाओं को करते हैं। जो पहले टाइम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी गुस्से में आके उन्होंने अपराध कर दिया, भावुकता में आके अपराध कर दिया, किसी कारण से अपराध कर दिया, उनको हम अलग तरीके से काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। कोर्ट का भी रवैया उनकी तरफ से नरम रहता है, हमारी कोशिश होती है कि वो जल्दी उनको बेल मिल जाए, जल्दी वो बाहर निकलें, वो एक अपने व्यवसाय में रहें, स्टिग्मा ना हो उनको। क्योंकि ये भी है, देखिए कोई जेल चला जाता है, अपराध में फंस जाता है, ज़िंदगी भर का उसके लिए स्टिग्मा है। कहीं भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आएगा इसके खिलाफ अपराध पेंडिंग है। तो पहले उसे गुस्से में अपराध कर दिया, अब उस अपराध के कारण उसको फिर नौकरी मिलने में मुश्किल, उसको व्यवसाय मिलने में मुश्किल, तो दोबारा अपराध की तरफ खिंच के जाएगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो प्रथम टाइम अपराध करने वाला लोग है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समाज में जब हम एक क्रिमिनल को रिफॉर्म करेंगे तभी हमारा समाज जो है अपराध मुक्त हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ज़रूरी है जो बार बार अपराध कर रहे हैं उनको समझाने की, उनके फैमिलीज़ को समझाने की, किस कारण से वो अपराध कर रहे हैं, नशे के कारण कर रहे हैं कि फैमिली उनकी स्टेबल नहीं है उसके कारण कर रहे हैं। उनको फिर काउंसलिंग, उनको रिफॉर्मेशन, उनको प्रॉपर ट्रायल करके यदि वो इतने खतरनाक है तो उनको जेल में लंबे टाइम तक सज़ा दिलाई जाए, लंबे टाइम तक जेल में रखा जाए।
क्योंकि ऐसे लोग जो बार बार अपराध करते हैं ये समाज के लिए बड़े खतरे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि इनकी अच्छी विवेचना करके इनको सही सज़ा दिलाई जाए। सही बात है सर, जैसे आपने बताया। सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि मीडिया, सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखें, पॉजिटिव की आगे बढ़ें, अपने करियर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। एक गोल बनाएं, एक मेंटर बनाएं, एक एम्बिशन सेट करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पे, नशे में, टेढ़े मेढ़े काम में बर्बाद ना करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि समय को कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। जी सर, थैंक यू सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। मे बी ये बहुत यूज़फुल होगा और सब लोगों के लिए पर्पसफुल रहेगा।